स्वागत है। आज हम एक कंपनी के सफर को उसके सबसे जरूरी मोड़ से देखने वाले हैं। वो सफर जब उसे बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत होती है और वो आम जनता या कुछ खास निवेशकों के दरवाजे पर दस्तक देती है। और ये सफर मतलब आसान नहीं है। इस सफर के हर कदम पर कंपनीज एक्ट 2013 ने निवेशक की सुरक्षा के लिए कुछ दीवारें और कुछ नियम बनाए हैं। बिल्कुल। आज हम उन्हीं नियमों को समझेंगे जो चैप्टर 3 यानी सेक्शंस 23 से 42 में दिए गए हैं। बिल्कुल। और हमारा मिशन साफ है। CA इंटर जैन 26 एग्जाम के लिए प्रोस्पेक्टस और सिक्योरिटीज अलॉटमेंट के इस टॉपिक को पूरी तरह से समझना। हाँ, हम लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जरूरी सेक्शंस और उन छोटी छोटी बारीकियों पर फोकस करेंगे जहां से अक्सर MCQs और केस स्टडीज बनते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जब एक कंपनी को पैसे चाहिए तो उसके पास क्या-क्या रास्ते होते हैं? यही मेरा पहला सवाल था। मान लीजिए एक पब्लिक कंपनी है और एक प्राइवेट कंपनी, दोनों को फंड्स चाहिए। कानून उन्हें कौन-कौन से रास्ते देता है? तो सेक्शन 23 जो है वो इसका एक क्लियर रोड मैप देता है। एक पब्लिक कंपनी के पास 3 बड़े रास्ते हैं। 3 रास्ते। हाँ, पहला और सबसे जाना पहचाना है पब्लिक ऑफर, यानी प्रोस्पेक्टस जारी करके आम जनता को सिक्योरिटीज खरीदने के लिए बुलाना। इसमें IPO, FPO या ऑफर फॉर सेल सब शामिल हैं। ठीक है। और बाकी 2? दूसरा रास्ता है प्राइवेट प्लेसमेंट का, जो सेक्शन 42 के तहत होता है। इसमें कंपनी आम जनता के पास नहीं जाती बल्कि कुछ गिने चुने लोगों के पास जाती है। हाँ बिल्कुल, पहचाने हुए लोगों को सिक्योरिटीज ऑफर करती है। और तीसरा रास्ता होता है अपने घर के लोगों से, यानी मौजूदा शेयर होल्डर्स से राइट्स इशू या बोनस इशू के जरिए पैसा लेना। लेकिन एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक से पैसा लेने से रोका ही क्यों गया है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्या ये उनके विकास में बाधा नहीं डालता? लागू होते हैं। हाँ, उन्हें तो सब कुछ पब्लिक करना पड़ता है। एग्जैक्टली। उन्हें अपनी हर जानकारी पब्लिक करनी पड़ती है। प्राइवेट कंपनी पर ये नियम उतने सख्त नहीं होते, इसलिए कानून कहता है कि आप आम जनता का पैसा, जो शायद अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा रहा है, बिना उतनी पारदर्शिता के नहीं ले सकते। अच्छा। इसीलिए प्राइवेट कंपनी के पास सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं: अपने मौजूदा मेंबर्स को राइट्स या बोनस इशू देना, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट करना। समझ गई। मतलब जितनी ज्यादा पब्लिक इन्वॉल्व उतने सख्त नियम। बिल्कुल। और यहीं पर इंस्टीट्यूट अक्सर एक MCQ में स्टूडेंट्स को फंसाता है। कहाँ पर? सेक्शन 281 में सिक्योरिटीज की परिभाषा बहुत बड़ी है। शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स सब आते हैं, लेकिन वो एक ऑप्शन डालते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी यानी यूलिप। अच्छा। याद रखिए, यूलिप्स को सिक्योरिटीज की परिभाषा से बाहर रखा गया है। ये पॉइंट सोर्सेज में दिए गए MCQ में भी है, तो इसे मार्क कर लेना चाहिए। और मैंने सुना है कि अब भारतीय कंपनियां विदेश में भी सीधे लिस्ट हो सकती हैं। इसमें कुछ नया है? हाँ, और ये सिर्फ एक अमेंडमेंट नहीं है, ये भारतीय कंपनियों के लिए गेम चेंजर है। सेक्शन 323 में एक नया सबसेक्शन 3 जोड़ा गया है। ये कहता है कि अब कुछ खास तरह की पब्लिक कंपनियां सीधे विदेशी स्टॉक एक्सचेंज जैसे नैस्डैक या लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी सिक्योरिटीज लिस्ट करा सकती हैं। ये तो पहले ADR GDR के जरिए भी होता था, तो इसमें नया क्या है? नया ये है कि अब कोई बिचौलिया नहीं है। ADR GDR में एक डिपॉजिटरी बैंक होता था जो प्रक्रिया को महंगा और जटिल बनाता था। अच्छा। अब डायरेक्ट लिस्टिंग का मतलब है, सोचिए, एक भारतीय स्टार्टअप सीधे अमेरिका में लिस्ट हो रहा है। इससे उन्हें बेहतर वैल्यूएशन मिल सकता है, ग्लोबल कैपिटल तक आसान पहुंच मिलती है और विदेशी निवेशकों का भरोसा भी बढ़ता है। वाह। ये भारतीय कॉर्पोरेट जगत के लिए दुनिया का दरवाजा खुलने जैसा है। ये तो वाकई एक बड़ा कदम है। चलिए अब उस डॉक्यूमेंट पर आते हैं जो इस पूरे पब्लिक ऑफर की जान है, प्रोस्पेक्टस। आसान भाषा में ये क्या भला है? सेक्शन 270 कहता है कि प्रोस्पेक्टस कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है, चाहे वो नोटिस हो, सर्कुलर हो या अखबार में विज्ञापन, जो जनता को पैसा लगाने के लिए न्योता देता है। एक तरह का इन्विटेशन। हाँ, इसे आप कंपनी का मैरिज बायोडाटा समझ सकते हैं, जिसे देखकर निवेशक फैसला करता है कि उसे इस कंपनी में अपना पैसा लगाना है या नहीं। लेकिन मैंने एक और दिलचस्प शब्द सुना है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। ये क्या होता है? ऐसा लगता है जैसे कानून किसी चालाकी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सेक्शन 25 में है और ये कानून की होशियारी का एक बेहतरीन उदाहरण है। बताइए। सोचिए, एक कंपनी पब्लिक ऑफर की सख्त शर्तों से बचना चाहती है, तो वो क्या करती है? अपने सारे शेयर सीधे पब्लिक को ना बेचकर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म या इशू हाउस को बेच देती है। अच्छा। और फिर वो फर्म उन शेयर्स को पब्लिक को बेचती है। और फिर कंपनी हाथ खड़े कर देती है कि हमने तो पब्लिक ऑफर किया ही नहीं, तो प्रोस्पेक्टस क्यों बनाए? एग्जैक्टली।
इसी लूप होल को बंद करने के लिए डीम्ड प्रोस्पेक्टस का कॉन्सेप्ट आया। कानून कहता है कि अगर आपका इरादा यही था कि शेयर्स अंत में पब्लिक के पास ही जाएं, तो वो दूसरा डॉक्यूमेंट जिससे इशू हाउस पब्लिक को ऑफर दे रहा है उसे कंपनी का ही प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। मतलब इट विल बी डीम्ड टू बी अ प्रोस्पेक्टस। बिल्कुल। वाओ, मतलब कानून ने कंपनियों की चालाकी को पकड़ने के लिए पहले से ही एक जाल बिछा रखा है। लेकिन ये इरादा साबित कैसे होगा? इसके लिए भी कानून ने 2 सीधी शर्तें रख दी हैं। अगर इनमें से कोई एक भी पूरी हो जाए तो इरादा मान लिया जाएगा। क्या है वो शर्तें? पहली, अगर इशू हाउस को शेयर अलॉट होने के 6 महीने के अंदर ही पब्लिक को ऑफर कर दिया गया। 6 महीने के अंदर? हाँ। या दूसरी, जिस दिन पब्लिक को ऑफर किया गया उस दिन तक कंपनी को इशू हाउस से उन शेयर्स का पूरा पैसा नहीं मिला था। केस स्टडी के लिए ये एक परफेक्ट सिनेरियो है। ठीक है। अब प्रोस्पेक्टस के कुछ और प्रकार हैं, जैसे शेल्फ, रेड हेरिंग। इन्हें भी थोड़ा आसान बनाते हैं। जरूर। सबसे पहले शेल्फ प्रोस्पेक्टस सेक्शन 31। इसे एक रेलवे पास की तरह समझिए। रेलवे पास? हाँ, मान लीजिए L&T जैसी एक बड़ी कंपनी है जिसे साल भर में कई बार बॉन्ड जारी करके पैसा उठाना है। वो हर बार 300-400 पेज का प्रोस्पेक्टस बनाने की मेहनत क्यों करे? सही बात है। तो वो एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस ROC के पास फाइल कर देती है, जो 1 साल के लिए वैलिड रहता है, ठीक आपके रेलवे पास की तरह। तो फिर हर नए इशू के समय क्या करना होता है? बस एक छोटा सा टिकट दिखाना होता है। वो टिकट है इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। ये फॉर्म PAS 2 में होता है। अच्छा। इसमें सिर्फ उस इशू से जुड़ी नई और बदली हुई जानकारी होती है। लेकिन यहाँ एक निवेशक के लिए सेफ्टी वॉल्व है और ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। क्या है वो? अगर इस मेमोरेंडम में कोई बड़ा बदलाव है तो निवेशक को 15 दिन के अंदर अपना पैसा वापस मांगने का पूरा हक है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। अब बात करते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेक्शन 32 की। इसका नाम बड़ा अजीब है। रेड हेरिंग का मतलब होता है अधूरा। इसका इस्तेमाल बुक बिल्डिंग प्रोसेस में होता है, जब कंपनी IPO लाते समय शेयर की फाइनल कीमत तय नहीं करती। अच्छा, वो प्राइस बैंड वाला सिस्टम। हाँ, वो एक प्राइस रेंज देती है और निवेशकों से बोलियां मतलब बिड्स मंगवाती है। क्योंकि इस प्रोस्पेक्टस में न तो फाइनल कीमत होती है और न ही शेयर्स की फाइनल संख्या, ये अधूरा होता है, इसीलिए इसे रेड हेरिंग कहते हैं। और एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस सेक्शन 33? ये पूरी फिल्म का ट्रेलर है। ट्रेलर? हाँ, कानून कहता है कि हर एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पूरा 400 पेज का प्रोस्पेक्टस यानी पूरी फिल्म देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक समरी यानी ट्रेलर जरूर देंगे ताकि निवेशक को बेसिक कहानी पता चल जाए। यही समरी एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस है। तो प्रोस्पेक्टस एक तरह से कंपनी का वादा है, लेकिन क्या होता है जब कंपनी अपना वादा तोड़ दे? यानी अगर इस डॉक्यूमेंट में ही कोई झोल हो, कोई गलत जानकारी हो तो? तब मामला बहुत गंभीर हो जाता है। यहाँ अत्यधिक सद्भावना मतलब अटमोस्ट गुड फेथ का सिद्धांत लागू होता है। प्रोस्पेक्टस में एक कॉमा भी भ्रामक नहीं होना चाहिए। अगर गड़बड़ हुई तो 2 तरह की देनदारी बनती है, क्रिमिनल और सिविल। मतलब जेल और जुर्माना भी? हाँ, सेक्शन 34 क्रिमिनल लायबिलिटी कहता है कि अगर प्रोस्पेक्टस में कोई भी जानकारी झूठी या भ्रामक है तो हर वो व्यक्ति जिसने इसे जारी करने की सहमति दी उस पर सेक्शन 447 के तहत धोखाधड़ी यानी फ्रॉड का मुकदमा चलेगा। ये तो बहुत सीरियस है। बिल्कुल। और सेक्शन 35 सिविल लायबिलिटी कहता है कि जिस भी निवेशक को उस गलत जानकारी की वजह से नुकसान हुआ, वो कंपनी, डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स और उस एक्सपर्ट से भी हर्जाना मांग सकता है जिसका बयान प्रोस्पेक्टस में था। इसका कोई क्लासिक उदाहरण है? बिल्कुल। रेक्सवाई काइलसैंड का मशहूर केस है। एक कंपनी ने अपने प्रोस्पेक्टस में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा कि वो सालों से डिविडेंड दे रही है, जो कि सच था। तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि उसने ये बात छुपा ली कि ये डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट से नहीं बल्कि पुराने रिजर्व से दिए जा रहे थे, क्योंकि कंपनी असल में भारी घाटा में चल रही थी। अच्छा। कोर्ट ने कहा आधा सच सबसे बड़ा झूठ होता है। ये जानकारी छुपाना भी एक मिस स्टेटमेंट माना गया। लेकिन क्या डायरेक्टर्स के लिए इससे बचने का कोई रास्ता है? हाँ, सेक्शन 35 में कुछ बचाव दिए गए हैं। जैसे एक डायरेक्टर साबित कर सकता है कि प्रोस्पेक्टस जारी होने से पहले ही उसने अपनी सहमति वापस ले ली थी, या ये उसकी जानकारी के बिना जारी हुआ और पता चलते ही उसने पब्लिक नोटिस दे दिया। लेकिन ये बचाव तो डायरेक्टर के लिए बहुत आसान लगता है। वो तो आसानी से कह सकता है कि मुझे तो विश्वास था कि ये सच है। क्या इससे साबित करना मुश्किल नहीं होता? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है, लेकिन यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ यानी साबित करने की जिम्मेदारी डायरेक्टर पर होती है। अच्छा, तो उसे साबित करना होगा? हाँ, उसे कोर्ट में उचित कारण यानी रीजनेबल ग्राउंड्स दिखाने पड़ते हैं कि उसने क्यों विश्वास किया। सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि मुझे लगा कि ये सच होगा। उसे दिखाना होगा कि उसने अपनी ड्यू डिलिजेंस की थी। ठीक है, प्रोस्पेक्टस सही है, लोगों ने पैसा भी लगा दिया,
अब शेयर देने की बारी यानी अलॉटमेंट, ये इस पर कानून क्या पहरा देता है? सेक्शन 39 यहाँ 3 बड़े पहरेदार खड़े करता है। पहला और सबसे मजबूत है मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। 90% वाला रूल है ना? बिल्कुल। सेबी के नियम कहते हैं कि इशू का कम से कम 90% हिस्सा सब्सक्राइब होना ही चाहिए। अगर 90% की डिमांड नहीं आई तो मतलब मार्केट को आपके ऊपर भरोसा नहीं है और आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते। और अगर 90% नहीं आया तो क्या होगा? तो सारा पैसा वापस करना होगा। और यहाँ टाइमलाइन बहुत सख्त है। इशू बंद होने के 30 दिन में अगर 90% नहीं आया तो अगले 15 दिनों में सारा एप्लीकेशन मनी रिफंड करना होगा। और अगर उसमें भी देर हो गई? अगर उस 15 दिन में भी देरी हुई तो फिर 15% प्रतिवर्ष के हिसाब से ब्याज लगेगा। ये 15% का आंकड़ा एमसीक्यू के लिए बहुत जरूरी है। समझ गए। और बाकी 2 शर्तें? दूसरी शर्त है एप्लीकेशन मनी, जो शेयर के नॉमिनल अमाउंट का कम से कम 5% होना चाहिए। सेबी ने इसे लिस्टेड कंपनियों के लिए 25% कर दिया है। ठीक है। और तीसरी शर्त है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट के 30 दिनों के अंदर आरओसी को फॉर्म PS3 में बताना कि आपने किसको कितने शेयर दिए हैं। और अंत में प्राइवेट प्लेसमेंट, ये पब्लिक ऑफर से कितना अलग है और इसके खास नियम क्या हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब सेक्शन 42 एक शांत बंद कमरे की डील जैसा है। यहाँ आप चिल्लाकर सबको नहीं बुलाते। यहाँ कुछ हॉट टॉपिक्स हैं जो सीधे एमसीक्यू में आते हैं। पहला, ये एक फाइनेंशियल ईयर में आप अधिकतम 200 लोगों को ही ऑफर कर सकते हैं। सिर्फ 200 लोग? हाँ, और इस गिनती में QIBs जैसे म्यूचुअल फंड्स और ESOP वाले कर्मचारियों को नहीं गिना जाता। और अगर 200 की लिमिट पार हो गई तो बंद कमरे की डील पब्लिक मीटिंग बन जाएगी, यानी उसे डीम्ड पब्लिक ऑफर मान लिया जाएगा और प्रॉस्पेक्टस वाले सारे नियम लग जाएंगे। अच्छा। दूसरा, पैसा सिर्फ बैंकिंग चैनल से आएगा, कैश बिल्कुल नहीं। और तीसरा, अलॉटमेंट की टाइमलाइन, पैसा मिलने के 60 दिनों के अंदर अलॉटमेंट करना होगा। और अगर 60 दिन में नहीं कर पाए तो अगले 15 दिनों में पैसा वापस करना होगा। अगर उसमें भी देरी हुई तो 60वें दिन की समाप्ति से 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगेगा। अच्छा, यहाँ 12% है, 15% नहीं? बिल्कुल। मुझे केस याद है जहां एक स्टूडेंट ने एमसीक्यू में यही गलती की थी। उसने प्राइवेट प्लेसमेंट के डिफॉल्ट पर भी 15% ब्याज लगा दिया, जो कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन के केस में होता है। ये 12% और 15% का फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। सही बात है, यही छोटी छोटी बातें रैंक तय करती हैं। बिल्कुल। तो आज की चर्चा में हमने एक कंपनी के पैसा जुटाने के पूरे सफर को देखा। पब्लिक ऑफर से लेकर प्राइवेट प्लेसमेंट्स तक, प्रॉस्पेक्टस के अलग अलग चेहरों से लेकर उसमें झूठ बोलने के गंभीर नतीजों तक। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर नियम, हर सेक्शन के दिल में एक ही मकसद है, उस आम निवेशक की सुरक्षा जिसने अपनी मेहनत की कमाई एक कंपनी के वादे पर लगाई है। कानून ये सुनिश्चित करना चाहता है कि ये वादा कभी झूठा ना निकले। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ आज हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। सेक्शन 27 कंपनी को ये अधिकार देता है कि वो शेयर होल्डर्स से स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाकर प्रॉस्पेक्टस में बताए गए अपने मकसद को बदल सकती है। कानून असहमत शेयर होल्डर्स को एग्जिट ऑफर यानी अपने शेयर बेचकर बाहर निकलने का रास्ता भी देता है। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हाँ, सोचिए, एक निवेशक ने अपना पैसा किसी कंपनी में एक ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के सपने को देखकर लगाया था। बाद में कंपनी कहती है कि अब वो उस पैसे से एक शॉपिंग मॉल बनाएगी। क्या सिर्फ एक वोटिंग यानी स्पेशल रेजोल्यूशन और बाहर निकलने का विकल्प देना उस निवेशक के साथ न्याय है? क्या ये उस मूल विश्वास का उल्लंघन नहीं जिस पर पूरा निवेश टिका था? इस पर सोचिएगा जरूर।